स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गर्ल्स हॉस्टल की और कैसे एक जिंदगी, लड़की की जिंदगी जो है वो एक सिर्फ जेलसी के चलते उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया और वो इस मुहाने पर आ गई कि वो कई बरसों तक उसका कुछ अता पता ही नहीं चला। तो क्या है किस्सा, जल्दी से शुरू करते हैं। और सानवी जो है ये कहानी बताती है अपनी दोस्त की, जिसका नाम रुचिता था। ये जो कहती हैं कि ये जम्मू में पढ़ाई करने के लिए गई थी ईटीटी की। अब ईटीटी क्या होता है कि आमतौर पे पंजाब में ये काफ़ी कोर्स जो पहले फेमस था, जो एलिमेंट्री टीचिंग जो ट्रेनिंग होती थी उसकी होती थी। और जो पंजाब से पठानकोट को आगे क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में एक जगह है लखनपुर शायद या कठुआ, और इस जगह के आसपास की ही ये बात होगी नेचुरली, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कॉलेजेस काफ़ी थे हैं, अब ये नहीं पता, पर आज से कुछ 10-12 साल पहले उसकी काफ़ी ज़्यादा कोर्स की डिमांड होती थी। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वहीं पर कोर्स किया करते थे और ये सानवी भी वहीं पर कोर्स करने के लिए गई थी। अब जो दूर थी घर से, तो नेचुरली बात है कि कॉलेज में इन्होंने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया और उनको हॉस्टल में जो है वो रूम मिल गया। रूम शेयरिंग में था, लेकिन अभी जो दूसरी लड़की थी वो आई नहीं थी शेयरिंग में। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद जो है एक बड़ी सीधी सादी सी जो लड़की है वो इनके कमरे में दाखिल होती है और उसके हाथ में एक छोटा सा मंदिर होता है कान्हा जी का मंदिर होता है। जब ये इसको देखती हैं तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यानी कि रुचिका की, कि बड़ी ही इनको डिसेंट सी लड़की, क्यूट सी लड़की, बड़ी ही एक भोली सी लड़की लगती हैं। और ये पहले दिन परमात्मा का शुक्र करती हैं कि चलो अच्छी बात है, मुझे एक बड़ी प्यारी सी, एक बड़ी अच्छी सी, देखने में भी मतलब देखने लुक वाइज नहीं, मतलब कईयों की सीरत जो है वो उजागर हो जाती है सूरत से। जब उन्होंने पहली बार बात की तो उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ ये लड़की सच में बहुत अच्छी है, और वो थी भी। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो इतना बुरा होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब पहले दिन जो है वो कुछ बातें वगैरह होनी शुरू हुई और थोड़ी बहुत एक दूसरे की जान पहचान होगी और जल्दी ही दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई। और उसके मल्टीपल रीजन थे। एक तो इनको पहले ही बार में बहुत अच्छी लगी थी लड़की, और उसके बाद जो है वो जो रूममेट भी थी और उसकी वजह से इनका जो आपस में कोलैबोरेशन था वो काफी अच्छा था। और तो और जो वो रुचिता थी वो साथ के साथ ही पढ़ने में भी टॉप पर थी, हमेशा वो अच्छे मार्क्स लाती थी और इन दोनों का कंपटीशन तो होता था, लेकिन इनको कोई ऐसा इस पर्टिकुलर तरह की जेलसी फील नहीं होती थी कि ये मुझसे आगे निकल रही है, क्योंकि कभी 19-21 के अंतर से ये आगे निकल जाती, कभी 19-21 के अंतर से वो आगे निकल जाती। लेकिन क्या होता है कि इस समाज में अगर जब हम बुरे हों तो सारी दुनिया कहती है कि देखो कितना बुरा इंसान है, और अच्छा होना भी जो है वो आजकल किसी पाप से कम नहीं हो गया। या कह सकते हैं कि अच्छे लोगों को भी इतनी जल्दी नजर लग जाती है। वो इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो रुचिता थी। क्लास में 2 लड़कियां थी जो हमेशा रुचिता की तरफ देख के जलती थी उसकी सादगी देख के, जलती थी उसको रंग रूप देख के, जलती थी उसकी एक्सीलेंस देख के। हर तरह से वो उससे जलती थी कि वो इतनी मधुरभाषी कैसे हो सकती है और वो सबकी फेवरेट कैसे हो सकती है। वो जो लड़कियां थी वो पढ़ाई में तो नालायक थी, साथ के साथ ही वो जो है वो शैतानी करने में भी अव्वल नंबर पर थी और एक दूसरे की चुगली निंदा करने में भी अव्वल नंबर पर थी। जो अच्छी लड़कियां थी वो आमतौर पर इनसे दूरी बनाकर रहने में ही अपनी भलाई समझती थी। और ये जो 2 लड़कियां हैं, पहले तो इन्होंने कोशिश की संचिता और रुचिता से जो है वो दोस्ती बढ़ाने की, लेकिन ये जो कहते हैं कि इन्होंने उनको इग्नोर करना ही जो है वो पसंद समझा, क्योंकि मुताबिक इनके जो वो लड़कियां थी वो कुछ इनको खास भाती नहीं थी। ये जो धीरे धीरे जो ईर्ष्या है या जिसे हम जेलसी कहते हैं वो किस करवट बदलेगी इसके बारे में ना कभी रुचिता ने सोचा था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन जो रुचिता है उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई से धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो गया। एक हंसती खेलती लड़की, इंटेलिजेंट लड़की, नंबर भी कम ला रही थी, साथ के साथ ही जो उसका रंग रूप था वो भी धीरे धीरे जो है वो अजीब सा, यानी कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने शुरू हो गए। जो एक ग्लोइंग फेस था वो धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो गया। इस तरीके के जो लक्षण है वो नजर आने शुरू हो गए। और ऐसे लक्षण तब आते हैं जब किसी ने किसी के पीछे कोई प्रेत को छोड़ा हो।
क्योंकि वो धीरे धीरे उस इंसान के शरीर को खत्म करना शुरू कर देता है, अंदर से भी और बाहर से भी। ऐसा ही कुछ रुचिता के साथ हो रहा था। रुचिता है जो कान्हा जी पे काफी ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन इन चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। और जैसा कि मैंने कहा है कि हम जब परमात्मा को मानते हैं तो ये चीजें भी होती हैं, और इन चीजों को अगर हम माने या ना माने वो बात की बात है, लेकिन उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम इन चीजों को मानते नहीं है। अगर अगर आप हैं तो हमारी पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप हमसे दूर रहे, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये बातें जो है वो सानवी नोट कर रही थी, और उसने एक दो बार बात की भी रुचिता से कि तेरा जो है वो मैं देख रही हूँ, तेरे जो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट कम हो चुका है, और साथ के साथ ही जो तेरा लुक है वो भी अजीब सा हो रहा है। तो ठीक तो है, लेकिन रुचिता कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब रुचिता को कुछ ऐसा महसूस होता भी नहीं था बकौल सानवी। लेकिन ये जो है वो कह सकते हैं कि खामोशी थी आने वाले तूफान की, क्योंकि अब इसके बाद सानवी की जो जिंदगी है वो अचानक से पलटने वाली थी। और उसका कारण कौन थी? वही दो जेलसी खोर लड़कियां जिनकी वजह से सानवी का ये हाल होने वाला था। शुरू शुरू में तो सानवी इन चीजों को इग्नोर करती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो हरकतें बढ़ने लग पड़ी। अब इस चीज की सबसे पहली निशानी क्या थी कि आमतौर पे जो इनके रात के जो सोने का समय होता था वो 11 बजे के आसपास का होता था। अब सानवी और रुचिता दोनों सो रही हैं, लेकिन 3 बजे के आसपास जो है वो अचानक से सानवी की जाग खुलती है, और वो देखती है कि एक बेड के पास लैंप जला हुआ है, यानी कि जो रुचिता का बेड था उसके पास एक लैंप जल रहा है, और रुचिता जो है बैठकर कुछ बड़बड़ा रही है, और ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ रही है। सुबह के 3 बजे का टाइम, और कई बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह पढ़ते हैं, इसमें कुछ अजीब सी बात नहीं है। लेकिन वो जो कुछ बड़बड़ा रही थी वो सानवी को समझ में आ नहीं रहा था, और वो सोच रही होगी कि रिवीजन कर रही है तो जल्दी जल्दी कर रही होगी, और वो भी नींद में थी तो उसको कुछ ऐसा फील नहीं, ज्यादा समय नहीं लग रही थी। खैर वो सो जाती है। अब वो सो जाती है, और बकौल सानवी की ये काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना घोड़े बेच के सोने वाले जो होते हैं कि बस सो गए तो पता नहीं लगता, उसकी जाग भी जो खुली थी तो वो अचानक से खुली थी। अब उसकी जाग जो है वो खुलती है अराउंड 6 AM। 6 बजे जब उसकी जाग खुलती है तो वो देखती है रुचिता जो है वो वैसे ही बैठी हुई है और वैसे ही बड़बड़ाए जा रही है। ये देख के जो है वो सानवी को काफी हैरानी होती है कि ये क्या कर रही है, मतलब कि ये उतनी देर से पढ़े जा रही है। फिर उसको लगता है कि हो सकता है कि बीच में रेस्ट कर ली हो, फिर पढ़ रही है। लेकिन उसकी हैरानी की सीमा तब नहीं रहती जब वो उठती है और देखती है कि वो बैठी तो है, लेकिन उसके आगे तो कोई किताब है ही नहीं। अब जब ये सानवी जब देखती है तो पहले तो वो डर जाती है, और अचानक से जब रुचिता को हिलाती है और जब उसकी आंखें ऊपर होती है तो उसकी आंखें बिल्कुल वाइट थी। ये देख के तो सानवी की चीख निकल जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी चीख निकलती है तो रुचिता जो है वो अपने होशोबाज में आती है, और वो कहती है कि सानवी क्या हुआ? तो सानवी कहती है कि तुम्हारी तुम्हारी आंखें। तो कहती है क्या हुआ मेरी आंखों को? तो जब वो देखती है तो उसकी आंखें अब ठीक हो चुकी होती है, लेकिन वो कहती है कि तुम कर क्या रही थी? तो कह रही थी कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो तुम्हारी आवाज जब मैंने चीख सुनी है तो मैं एकदम होश आया, मैं तो उठी हूँ। कहती तुम उठी थोड़ा हो, मैं 3 बजे उठी हूँ। 3 बजे तुम बैठ के कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, मुझे लगा था तुम पढ़ रही थी। उसके बाद 6 बजे के आसपास यानी अब मेरी जाग खुलती है, और जब मेरी जाग खुलती है मैं देख रही हूँ तुम तब भी कुछ बैठ के पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने देखा तुम्हारी किताब है ही नहीं आगे, और तुम्हारी आंखें बिल्कुल वाइट हुई हैं। अब सानवी है जो ये मानने को तैयार ही नहीं थी, वो कह रही थी कि मुझे तो कोई होश नहीं, मैं तो सो रही थी, और साथ के साथ ही भाई तुझे ना वहम हो गया होगा, तू नींद में उठी होगी और तुझे ऐसा कुछ हो गया होगा। सानवी हालांकि मानने को तैयार नहीं थी इस चीज को, लेकिन वो बहस करना नहीं चाहती थी इस चीज को लेकर, और वो चाहती थी कि खैर जो हुआ हो सकता है उसका कोई वहम हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी कि ऐसा हो नहीं सकता। और वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जो प्रेत है वो अब हाथ धोकर रुचिता के पीछे पड़ चुका था। रुचिता को भी इसका अब आभास धीरे धीरे होने लग पड़ा था, क्योंकि रात को अचानक से कभी कभी क्या होता था कि जो रुचिता है वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती थी, इवन की वार्डन तक को भी आना पड़ता था, इतनी आवाज आती थी। जब सारी लड़कियां इकट्ठी होती तो फिर अचानक से जब रुचिता को होश आता तो वो कहती थी मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सारे ये हरकतें देख के परेशान हो रहे होते थे सिवाय 2 लड़कियों के, वही 2 लड़कियों के कि शायद जिन्होंने ही कुछ किया है रुचिता पर।
अब एक दिन क्या होता है कि सानवी जो सो रही होती है और अचानक से उसको प्यास लगती है। जब वो उठती है तो पहले उसकी जो जाग खुलती है वो रुचिता के बड़बड़ाहट से उठती है कि जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही है। अब जब वो देखती है कि अपने लेफ्ट साइड पे जो उसका बेड था रुचिता का, कि लेफ्ट साइड पर तो कोई है ही नहीं, तो रुचिता के बड़बड़ाने की आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखती है तो जो रुचिता है अपने बेड से कई फुट ऊपर जो है वो झूल रही थी हवा में, बिना किसी सपोर्ट के। अब जो है वो चीख मारने की बारी थी सानवी की, क्योंकि ये देख के तो किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। खैर जैसे ही उसने चीख मारी, भागी भागी लड़कियां भी उस कमरे के पास आई, लेकिन रुचिता जो अपने बेड पर आराम से लेटी हुई थी। यहाँ तक कि जो वार्डन भी है वो अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि ये दोनों करती क्या है। कभी वो चिल्लाने लग पड़ती है, कभी ये चिल्लाने लग पड़ती है। फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि इनका रूम जो है वो चेंज कर दिया जाए, और अभी हॉस्टल में कुछ रूम बाकी थे तो इनका रूम जो है वो चेंज कर दिया गया। लेकिन जब रूम चेंज करने की बारी आई तो उसमें एक चीज डिफरेंस देखा गया रुचिता की तरफ से, कि जो कान्हा जी को बड़े प्यार से रुचिता लेकर आई थी अपने कॉलेज में, वो अपने अंग संग ही रखती थी। वो कहती थी कि तू ना इसे सानवी को कहती थी कि तू ना इसे अपने कबर्ड में रख दे, यानी अपने अलमीरा में रख दे। तो सानवी कहती थी कि मेरे अलमीरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और भगवान को हमने अलमीरा में क्यों रखना। लेकिन वो चाहती थी कि बस वो कान्हा जी की जो मूर्ति है वो उससे दूर रहे, वो मंदिर नुमा मूर्ति, यानी छोटा सा मंदिर उसके बीच में मूर्ति है, वो उससे दूर रहे। सानवी को काफी हद तक यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ अबनॉर्मल हो ही रहा है रुचिता के साथ, और उसकी स्टडी में जो है वो लगातार गिरावट। इस चीज से जो सबसे ज्यादा बेखबर थी वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं रुचिता ही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब उसकी बारी थी ये सच जानने की। एक दिन उस रूम में सानवी, रुचिता और उनकी 3 सहेलियां और बैठ के गप्पे हाँक रही थी। तीनों काफी हंस रही थी, खेल रही थी, और कहीं ना कहीं सानवी ये देखकर खुश हो रही थी कि काफी दिनों बाद जो रुचिता है वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, खेल रही है। अच्छा लग रहा था उसे भी काफी। लेकिन ये शायद कहा जाता है ना, द लास्ट लाफ, शायद ये रुचिता का लास्ट लाफ था। क्योंकि रुचिता का जो मुंह है वो किस तरफ था, वो दरवाजे के तरफ, जो रूम का दरवाजा होता है और साथ में खिड़की होती है। अब वो हंसते हंसते, जो उसके सानवी बताती है कि हंसते हंसते उसके जो हाव भाव है वो चेंज होने शुरू हो गए, जैसा कि वो देख रही थी। अचानक से वो काफी ज्यादा ऊंची चीख मारती है, और पहली बार जो रुचिता है वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि उसने होशोवाज में चीख मारी है, और उस चीख मारने का कारण वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ बातें कर रही थी और अचानक मुझे बाहर बालकोनी में जो ऊपर की तरफ से कुछ बाल नजर आए जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो नीचे नीचे आ रहे थे और जैसे ही वो मुंह नजर आया, और वो मुंह देखकर या शक्ल देखकर वो इतना डर गई कि उसकी चीख निकल गई, और वो शक्ल एक डायन की शक्ल थी शायद। वो उसकी तरफ देख के हंस रही थी, और उसकी अजीब सी आंखें, अजीब से दांत। और जब आपके सामने कोई औरतनुमा चीज उल्टी लटकी और हंस रही हो तो आपका क्या हाल होगा। यकीनी तौर पर रुचिता का भी वही हाल हुआ था। उसके बाद तो रुचिता को काफी ज्यादा बुखार आ चुका था, और वो 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में रही। 4-5 दिन जो है वो उसके बाद अपने हॉस्टल में दोबारा वापस आई, और उसके बाद इसने थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश की, स्टडी पढ़ने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन ये ज्यादा समय चलने वाला नहीं था। एक दिन की बात है कि सानवी अपनी सहेलियों के साथ बालकोनी में खड़ी हुई थी, और वो कहती है कि उसे पहली बार महसूस हुआ कि बहुत बढ़िया बात थी कि जो उनका रूम था, पहले उनका जो रूम था वो 3rd फ्लोर पर था, और अब उनका जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पर था। उसका कारण आपको जल्दी ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले आप अपना फर्ज निभाना मत भूलिएगा भाई। आप वीडियो देखते हो और भाग जाते हो, भागना जरूरी है भाई, देख के वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए भाई। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्टोरीज जो हैं वो नोटिफिकेशन आएंगे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। जल्दी से ये भी आप कर दीजिए अगर आप चाहते हैं, तो न्यू व्यूअर्स हैं तो जल्दी से आप स्टोरी की तरफ वापस आते हैं, और
जैसा कि मैंने कहा कि सानवी कहती है कि शुक्र है भगवान का कि रूम चेंज हो गया, क्योंकि अब जो होने वाला था वो किसी बड़े सदमे से कम नहीं था सानवी के लिए। ये अपनी सहेलियों के साथ बातें कर ही रही थी और रुचिता की अंदर से ऊंची ऊंची आवाज आने लग पड़ती है कुछ गाने की, कुछ गुनगुनाने की। पहले तो सानवी हंसने लग पड़ती है कि यार इसके तो मूड का कुछ पता ही नहीं लगता, कभी पल में तोला पल में मासा, कभी हंसने खेलने लग पड़ती है, कभी अचानक से डाउन हो जाती है। मुझे तो पता नहीं क्या, मैं तो समझ नहीं लग रही इस लड़की का कि क्या करूं। धीरे 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 वो गुनगुनाने की आवाज ऊंची होती जा रही, ऊंची होती जा रही, और एकदम से वो ऊंची ऊंची हंसने में बदल गई आवाज, हंसने में काफी ऊंची ऊंची हंसने में बदल गई आवाज। अब ये जब आवाज आने लग पड़ी तो सानवी थोड़ी सी सीरियस हुई कि ये हो क्या रहा है, और कुछ समझ पाती रुचिता जल्दी से अपने कमरे में आई, कमरे से बाहर निकली भागती भागती। उसने स्टेयर्स, जो स्टेयर्स होते हैं ना आगे थोड़ी नीचे स्टेयर्स ग्राउंड होता है, जंप लगा दिया। जंप लगा के वो ग्राउंड से आगे की तरफ भागने लग पड़ी। अब आपको शायद समझ आ चुका होगा कि मैंने ये बात क्यों कहा कि शुक्र है कि वो ग्राउंड फ्लोर था, क्योंकि अगर वो थर्ड फ्लोर होता तो ठीक उसी तरीके से उसने जंप लगानी थी और उसने सीधा 3 फ्लोर से नीचे आके गिरना था। अब वो भाग रही है उस गार्डन में, ये भी उसके पीछे भाग रही है, और आगे से जो है वो वार्डन आ रही थी, वो वार्डन से टकराती है और गिर जाती है। और इससे पहले कि रुचिता उठ पाती तो सबने उसको पकड़ लिया। अब जो है वो पागलों जैसा बिहेव कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसको जो है वो संभाला गया, और अब बारी थी रुचिता के माता पिता को बुलाने की, क्योंकि अब जो हद है सब पार हो चुकी थी। सभी को लग रहा था कि ये कोई मेंटल इशू है रुचिता को, और शायद उनके पेरेंट्स ने बताया नहीं या उनको पता नहीं, लेकिन कुछ ही घंटों में जो है उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और अपनी बच्ची की हालत देख के तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी बुरी हालत। उसके हाथ पांव बांधे हुए थे और वो छुड़ाने के लिए बस तरबतर हो रही थी कि जैसे उसके अंदर कोई और भी है। अब जब वो अपने पेरेंट्स को देखती है तो थोड़ी देर के लिए काम डाउन होती है, और वार्डन वगैरह या उसके जो भी डॉक्टर वगैरह थे तब वो कहते हैं कि हमें ये साइकोलॉजिकल इशू लगता है, तो आप एक बार अपनी बच्ची को चेक कराइए, और हो सकता है कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब जब ये बातें हुई तो उस दिन ये सारी बातें खुली कि ये सब कुछ हो रहा था उसके साथ। सारी लड़कियां जो हैं वो परेशान थी सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियों को छोड़कर, और वो 2 लड़कियों के बारे में आपको पता लग ही गया होगा। ये सब कुछ किया धरा उन्हीं लड़कियों का था, और दरअसल उन्हीं लड़कियों ने शायद कोई ना कोई प्रेत इसके पीछे छोड़ा था, जो इसके शरीर को भी खराब कर रहा था, इसकी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा था, और इसको कहीं ना कहीं मरने के लिए मजबूर भी कर रहा था। लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा अपने आप को मॉडर्न मानते थे, जैसे रुचिता मानती थी, और वो इन चीजों पर विश्वास करने से मना कर देते हैं। हाँ, एक सेशन होता है रुचिता का, तो सेशन में जो साइकियाट्रिस्ट है वो उसको क्लियरेंस दे देता है कि किसी भी तरीके का कोई मेंटल इशू नहीं है। अब कॉलेज की भी मजबूरी थी कि वो इस चीज़ को लेकर उसको घर जाने के लिए नहीं कह सकते थे, तो खैर रुचिता जो है वो दोबारा हॉस्टल में आती है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जितनी लड़कियां होती हैं उन 2 लड़कियों को छोड़ के, हालांकि वो भी फॉर्मेलिटी करती हैं, लेकिन बाकी सारी उनको काफ़ी ज़्यादा उस लड़की को सपोर्ट करती हैं, और इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं रुचिता का भी जो है मनोबल जो ऊंचा होता है। लेकिन ये बात तो ठीक थी, लेकिन उसका हॉस्टल में दोबारा आना ये सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन रात को फिर वही होता है, वो सोते सोते फिर वही ऊंची ऊंची गुनगुनाने लग पड़ती है और ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ती है। तो जब सानवी उठती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, और वो कहती है कि मुझे वो फिर दिखाई दे रही है, वो देखो उल्टी लटकी हुई है, वो देखो उल्टी लटकी, उसकी शक्ल देखो, मुझे मार देगी। वो कह रही है मैं तुझे मार दूंगी, पता नहीं मेरे पास भी शायद आके खड़ी हुई थी, मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई खड़ी है, अब वो देखो उल्टी लटकी है। अब जब ये हालत देखती है तो फिर वार्डन को बुलाया जाता है। तो अब जो वार्डन है वो भी हाथ खड़े कर देती हैं। ऑन द स्पॉट उनके पेरेंट्स को फोन किया जाता है और सारी की सारी जो है वो व्यथा बताई जाती है। और जब उनके पेरेंट्स आते हैं तो वो भी यही जरूरी समझते हैं कि फिलहाल के लिए उसको लेकर जाया जाए, और वो अपनी स्टडी है थोड़ी बहुत वहीं पे कंप्लीट करेगी, और जब एग्जाम होंगे तो तभी वो यहीं पे आएगी। शायद ये काफी हद तक ठीक भी था, क्योंकि रुचिता के जाने की देर है और कुछ ही दिनों में जो रुचिता के फोन है सानवी को आने लग पड़े, और ऐसा लग रहा था कि वही वाली रुचिता है जो शुरू शुरू में थी। शायद कोई हॉस्टल में ही था जो उसको देखना पसंद नहीं करता था, और वही सब कुछ कर रहा था इसको लेकर। और जैसे ही वो हॉस्टल से बाहर गई और वो ऐसे थी कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ नहीं होता। वो कहती थी कि मेरा तो बहुत दिल करता हॉस्टल में आने का,
मेरे पेरेंट्स मुझे आने नहीं दे रहे, लेकिन मैं जल्दी ही आऊँगी, एग्ज़ाम देने आऊँगी जल्दी। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और एग्ज़ाम का जो दिन था, सानवी अपनी दोस्त का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही थोड़ी देर में उसने देखा कि रुचिता आके बैठी है और फिर से सानवी को देख के रुचिता की तरफ वही आवाज़ हुआ कि नहीं, ये वो रुचिता नहीं है। क्योंकि फिर से उसको लग रहा था कि वो बुझी-बुझी है। उसने सानवी की तरफ सही तरह देखा भी नहीं, एग्ज़ाम देख के बस उसने भागने की मतलब एग्ज़ाम दिया और जल्दी से क्लासरूम से बाहर चली गई और सानवी से मिली तक नहीं। अब जब वो दोबारा से घर पहुंची तो फिर उसने रिग्रेट किया कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, मैं तुझसे सबसे पहले मिलना चाहती थी, इतनी एक्साइटेड थी तुझसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे क्या हुआ। इवन कि मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात भी नहीं सुनी। अब सानवी जो है वो समझदार थी, वो समझ सकती थी कि हाँ कुछ ऐसी चीज हो सकती है और हमें इन चीजों को दरकिनार नहीं करना चाहिए, ये तो भोली है, ये चीजों को समझती नहीं है। कुछ समय बीतता है और अब फिर डिसाइड किया जाता है कि जो रुचिता है वो अब आएगी दोबारा वापस उस हॉस्टल में। और शायद यहाँ पर उनका सबसे गलत डिसीजन था उनके पेरेंट्स का, क्योंकि जो अब की बार आई कुछ दिन तो बीते, फिर वो लड़कियों का हाव भाव जो है अजीब से हो गए उसको लेकर, फिर वही जेलसी के भाव। और एक रात को क्या हुआ कि सानवी जब उठी तो रुचिता जो है वो दुबक के कोने में बैठी हुई थी। और जब उससे पूछा गया और वो कहती है कि वो फिर चुड़ैल मुझे नजर आ रही है और वो कह रही है कि आज तुझे अपने साथ में लेकर ही जाऊंगी। सानवी जो है वो किसी तरीके से रुचिता को दिलासा देती है और कहती है कि मैं तेरे साथ हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। और वो जो खिड़की है उसको बंद कर देती है। खिड़की बंद करने के बाद जो है वो सो जाती है और सुबह जब उठती है तो वो देखती है कि रुचिता तो है ही नहीं। पहले तो हैरान होती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद वो वॉशरूम गई होगी। जब वॉशरूम जाती है तो वहां पर वॉशरूम में भी नहीं होती। वॉशरूम के बाद मेस में, वार्डन के रूम में, क्लासेस में, सारी जगह एक एक हॉस्टल के रूम में रुचिता को ढूंढा जाता है, लेकिन रुचिता कहीं पर भी नहीं मिलती। सारे अब हैरान थे कि उसे जमीन निकल गई, आसमां खा गया, क्योंकि उसका सामान भी वहीं पर पड़ा था, यहाँ तक कि उसकी चप्पलें भी वहीं पर ही पड़ी हुई थी। आनन फानन में उसके पेरेंट्स को फोन किया गया और जब उसके पेरेंट्स आए तो पहले तो काफी ज्यादा होल हल्ला हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो है वो एक हॉस्टल से निकल गई और हॉस्टल की सिक्योरिटी कहाँ पे थी, ये वो फला बला जो भी सब कुछ चलता है। लेकिन मेन मुद्दा ये था कि आखिर रुचिता गई तो गई कहाँ पे। सानवी का कहना है कि उसने उसको तब आखिरी बार देखा उस समय, कि वो बेचारी कह रही थी कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। रुचिता जो है वो अब गायब हो चुकी थी। सारी लड़कियां जो हैं वो परेशान थी। सारा जो स्टाफ है, वार्डन, पेरेंट्स, सबका बुरा हाल था, क्योंकि थी इतनी प्यारी। और वैसे भी एक जो छात्र और जो छात्राएं होती हैं, जो ये सारा एक फैमिली बन जाती हैं, सिर्फ वो दो लड़कियों को छोड़ के सब के सब परेशान थे। सानवी का मन किया कि उनका गला पकड़ ले और उनसे पूछे कि तुम बताओ कहाँ पे गई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब किया धरा तुम्हारा है। लेकिन उसके पास कोई प्रूफ भी तो नहीं था। उल्टा सानवी पर ही कोई ना कोई इल्जाम लग जाता कि तू ही तो उसकी रूममेट है। ऐसे करते करते जो है वो समय बीत गया। सानवी कहीं ना कहीं कोशिश करती रही अपनी खोई हुई सहेली को ढूंढने की। पेरेंट्स भी बेचारे, सबका बुरा हाल, वो मिली नहीं। कह सकते हैं कि इस बात को कई साल बीत गए। अब सानवी जो है उसकी मैरिज हो चुकी थी। वो भूली नहीं कभी, वो अपनी दोस्त को कभी भूली नहीं। हमेशा उसे यही ख्याल रहता है कि वो गायब हुई, जिंदा है या नहीं है, परमात्मा करे जिंदा है और जहां पर भी हो ठीक हो। लेकिन वो इस चीज को कैसे दरकिनार कर सकती थी कि जहां पर हो ठीक हो होने का मतलब क्या है, कि अचानक से एक लड़की गायब हो जाए और वो जहां पर भी होगी अगर जिंदा है तो क्या वो ठीक होगी। शादी को अभी कुछ ही समय बीता था और जो इनके ससुराल थे वो एक बाबा जी को काफी मानते थे। बड़े ही सिद्ध पुरुष थे वो बाबा जी। अब क्या होता है कि जब शादी होती है और नई नई अभी आपको होता है कि जो रिश्तेदारों से मिलना होता है,
तो कहीं ना कहीं जो सानवी है वो अपने आप को बड़ा परेशान पाती थी, क्योंकि रह रह के उसको अपनी सहेली, अपनी बहन की याद तो आती थी। एक दिन जब बाबा जी इनके घर आए इनको दर्शन देने के लिए, किसी ने उनकी परेशानी तो नोट नहीं की, लेकिन सिर्फ वो बाबा जी थे जिन्होंने सानवी की परेशानी को नोट कर लिया। लेकिन उन्होंने कुछ समय उस समय बोला नहीं, क्योंकि शायद वो भी समझते कि अभी नई नई मैरिज, अगर मैं कोई बात करता हूँ तो हो सकता है कि कुछ गलत मतलब ना निकाल लिया जाए। अभी इन बातों को 1-1.5 महीना बीत जाता है और ये अब उनके जो है आश्रम में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है कि सारा परिवार नहीं होता और इनका पति होता है और ये होती है, और अपने पति को रुचिता के बारे में ऑलरेडी बता चुकी होती है कि ऐसी उनकी सहेली थी और वो गायब होगी, और सारे जो किस्सा है वो बताया होता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो बाबा जी काफी सिद्ध पुरुष थे और अब उनको भी सही समय लगा कि बात की जाए, तो उन्होंने फिर पूछा कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है, और जो भी तुम्हारे मन में है खुल के बता सकती हो, और उनके पति ने भी उनको परमिशन। फिर सानवी ने जो है वो सारी बात बताई कि ये हुआ। बाबा जी ने जो कहा उसके बाद तो सानवी की जो है वो जिंदगी ही बदल गई। ऐसा क्या कह दिया बाबा जी ने? बाबा जी ने कहा कि जो ये बात तुम कर रही हो ना, ये जो 2 लड़कियां हैं वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी की बेटी हैं, और जैसा कि तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक बात है, वो रुचिता से बहुत ज्यादा जलती थी और उन्होंने ही कुछ काला जादू किया था जिससे रुचिता के साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर जो है वो देर है अंधेर नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपकी जो परीक्षा होती है वो ली जाती है, और हम तो सोचते हैं कि हम तो परमात्मा को इतना मानते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है। लेकिन हम ये सोचने में चूक कर देते हैं कि जो बुरा हमारे साथ हो रहा है, क्या पता इससे भी इतना ज्यादा कुछ बुरा होने वाला था, और हमारी भक्ति के कारण, हमारी अच्छाई के कारण वो कम हो चुका। शायद रुचिता के साथ भी ये कुछ हुआ, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, रुचिता मरी नहीं है, रुचिता जिंदा है। अब जब ये सानवी चीज सुनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, और वो कहती है बाबा जी सच कह रहे हैं आप। बाबा जी समझते हैं कि एक्साइटमेंट में बोल रही है, और कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, और वो बहुत जल्दी ही तुम्हें मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी तुम्हें। फिर सानवी के मन में भी ये विचार आता है कि बाबा जी वो तो कान्हा जी को इतना पूजती थी, इतना मानती थी, उसके बाद भी उसको इतना कष्ट आया। फिर बाबा जी कहते हैं कि बेटा उस पर जो जादू हुआ था वो सीधा इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है, और उसका जिंदा बचे रहना इस चीज का साक्षात प्रमाण है कि कान्हा जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। और जो उसको कष्ट इतना ज्यादा आ रहा था, उसको कष्ट हालांकि बहुत आया, लेकिन मौत से बड़ा कष्ट तो नहीं होता कोई जब इंसान को मौत आती है। बाबा जी कहते हैं कि बहुत जल्दी मिलेगी। उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन ये बता दिया कि बहुत जल्दी मिलेगी। अब सानवी की जो उम्मीदें हैं वो तरंगों में बदल गई। अब वो हमेशा सोशल मीडिया को ज़्यादा सर्फ करती रहती, कहीं वहीं पे भी डिजिटल मीडिया में भी मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन इनके हस्बैंड के कुलीग ने ये प्रोग्राम बनाया कि ये माथा टेकने दर्शन करने जाएंगे महाकाल के मंदिर। तो महाकाल के मंदिर के लिए जाने के लिए ये सब तैयार हो गए। अब आप समझ तो गए होंगे कि जब ये दर्शन करके लौट रहे थे तो इनको एक अजीब सी वेशभूषा में एक लड़की मिली। अजीब सी वेशभूषा ये कैसे कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये वेशभूषा वही थी जब सानवी ने रुचिता को आखिरी बार देखा था। काफी मैली थी, लेकिन सिमिलर टू द नाइट ड्रेस जो रुचिता ने आखिरी बार डाला था सोते हुए। और जब वो देखती है कि गंदी सी हालत में, जब उसकी तरफ पलट के उसके कंधे पर हाथ रखती है और देखती है, तो वो और कोई नहीं रुचिता ही होती है। सानवी की तो बस जिसे कहते हैं कि दुनिया ही वहीं पर खड़ी हो जाती है, दुनिया ही वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि जिसको वो इतने बरसों से ढूंढ रही थी वो उसके सामने थी। हालत उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसी भी थी तो सही। रुचिता उसको देख के पहचान जाती है।
आप देखिए कि उस काले जादू का प्रकोप कितना था कि उसको सब पता था कि उसका घर कहाँ पे है, लेकिन वो जा नहीं पाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब परमात्मा अपनी शरण में लेता है, इतना प्रकोप था उस काले जादू का कि उसकी मौत होनी थी, लेकिन महाकाल ने अपनी शरण में लेके रखा था। और एक समय का इंतजार किया जा रहा था कि कब सानवी आएगी और इसको आके मिलेगी। और जब उसे मिला, दोनों एक दूसरे से मिली, उसको नहलाया धुलाया गया और उनके पेरेंट्स को बताया नहीं गया क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहती थी। और जैसे ही जब उनके घर पहुंचे और उन्होंने अपनी बच्ची को देखा, तो इस बार जो अश्रुओं की धारा बह रही थी वो खुशी की थी, क्योंकि गम के दिन जो खत्म हो चुके थे और वो जो काला जादू था वो भी अब खत्म हो चुका था। क्योंकि जब रुचिता को बाबा जी के सामने लाया गया और जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई थी वो पूरी हो चुकी थी। आज रुचिता की भी शादी हो चुकी है, अपने वो ससुराल में खुश है, बच्चे हो चुके हैं, ये दोनों काफी अच्छी सहेलियां हैं। और उन दो लड़कियों का कुछ पता नहीं वो कहाँ पे है, लेकिन जहां पर भी होगी उनका अंत जो है वो सही नहीं होगा। ऐसे कामों का अंत सही नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने जो दोस्त हैं, अपने आसपास हैं, उन पर नजर रखिए, क्योंकि पता नहीं आप पर भी कोई नजर रख रहा हो, किस तरीके की रख रहा हो ये तो आप ही नहीं सोच सकते। तो अपना ध्यान रखिए।